बंगाल में 6 महीने बाद सियासी परीक्षा है और परीक्षा में प्रथम आने के लिए जोर बीजेपी भी लगा रही है और ममता बनर्जी भी। सियासी समर में वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप दिन ब दिन तीखे होते जा रहे हैं और इस राजनीतिक महाभारत में अब पूरी तरह से एक नए परीक्षार्थी की एंट्री हो चुकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्मदिन है। अड़ी की शुरुआत उन्हें बधाई और शुभकामनाओं के साथ। दीदी ने जो संघर्ष किया है, जो सफलता पाई है, आज उसके हर रंग से आपको रूबरू करवाएंगे। बताएंगे कि 27 साल की उम्र में राजनीतिक दिग्गज को कैसे ममता बनर्जी ने सियासी पिच पर पटखनी दी थी। साथ ही आज बात होगी बंगाल में धमाकेदार एंट्री कर चुके बिल्कुल नए प्लेयर असदुद्दीन ओवैसी की। आखिर उनकी नजर फुरफुरा शरीफ दरगाह और उनसे जुड़े लोगों पर क्यों है? बंगाल विशेष पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ बेहद ही खास मेहमान हैं। आप सभी दर्शकों का उनसे परिचय कराऊं उससे पहले एक बयान जो बंगाल चुनाव को लेकर सुर्खियां बनता जा रहा है। ममता के भतीजे पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर बरस पड़े। जी हां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि यूएई के शेख से भतीजे अभिषेक की उन्होंने तुलना की। पश्चिम बंगाल में अभिषेक ही शेख हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि हमने यूएई में शेख देखा है, अब पश्चिम बंगाल में अभिषेक अब शेख बनते जा रहे हैं। बाहरी बनाम भीतरी पर भी उन्होंने सवाल उठाए और पूछा कौन बाहरी कौन भीतरी, ये ममता बताएं। हम तो अगर यूनाइटेड एमिरेट्स में जाओ तो वहां तो शेख होते हैं, यहां का तो अभिषेक ही अभिषेक हो गया है। यहां का अभिषेक ही अब शेख हो गया है। और बंगाल वालों को बताने की जरूरत है, दुनिया भर में चर्चे हैं कि कितना बड़ा शेख हो गया है। हम तो अगर यूनाइटेड एमिरेट्स में जाओ तो वहां तो शेख होते हैं, यहां का तो अभिषेक ही अभिषेक हो गया है। यहां का अभिषेक ही अब शेख हो गया है। और बंगाल वालों को बताने की जरूरत है, दुनिया भर में चर्चे हैं कि कितना बड़ा शेख हो गया है। तो आखिर अनुराग ठाकुर कहना क्या चाहते? देखिए, मेरे साथ बीजेपी के पैनलिस्ट भी हैं, मेरे साथ टीएमसी के पैनलिस्ट भी हैं और दूसरी पार्टियों के पैनलिस्ट भी हैं, जानकार भी हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ टीएमसी की राज्यसभा सदस्य अर्पिता घोष जी हैं, उनके पास चलते हैं। अर्पिता जी, बहुत स्वागत है टीवी 9 पर। ये अनुराग ठाकुर क्या कह रहे थे? अभिषेक अब शेख बन गए, क्या बताना चाह रहे हैं वो? कि अनुराग ठाकुर को ये बोलने का अच्छा लगा, उनको बोल के एक्चुअली सुनने में अच्छा लगता है ना, अभिषेक अभी शेख हो गया है, इसीलिए अनुराग ने बताए होंगे। ये सब बोलने से क्या है? आपकी मुस्कुराहट इतना सीधा जवाब नहीं दिखा रही। क्यों नहीं सीधा जवाब है? ये बहुत ही सीधा जवाब है, क्योंकि ये सब बोलने में अच्छा लग रहा है। ये सब बोल के बंगाल में ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना सीधी बात है नहीं, बंगाल इतना आसान नहीं है कि आप ऐसे मुआवजे बोलो या कुछ भी बोलो और लोग समझ में उनको आ जाएंगे क्या हाँ क्या बता रहे हैं। नहीं, वो शेखों से तुलना कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ममता बनर्जी के भतीजे पर बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर है, शायद ममता बनर्जी से भी ज्यादा हमलावर है। तो इसका कोई कारण तो होगा, ऐसा क्या कारण है? इतना क्यों ऑब्सेसिव है ममता बनर्जी के भतीजे से बीजेपी? राजनीति में आ रहे हैं दबदबा कर और सबको पता चल रहा है कि अभिषेक बोलते अच्छा है, ही स्पीक्स वेल, बहुत अच्छा बोलते हैं, ही नोज, वो सब्जेक्ट के ऊपर उसका दखल है। हमने उनको लोकसभा में देखे हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। आप कम अच्छा बोलती हैं क्या? में बहुत आप इतनी देर से बोल रही हैं, आप तो इतनी पुरानी नेता हैं, आप भी बहुत अच्छा बोलती हैं। आपके बारे में क्यों नहीं बोलती बीजेपी? ये हम इतना अच्छा बोलते नहीं है। अभिषेक आगे चल के आगे उसका देखिए, हम कितना दिन पॉलिटिक्स में, अभिषेक आगे चल के उसका उम्र कम है, आगे चल के बहुत दूर जाएगा। प्रॉब्लम शायद यही है कि उनकी उम्र कम है और बीजेपी यही कह रही है कि टीएमसी के जो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो अपनी उपेक्षा से नाराज हैं क्योंकि कम एक्सपीरियंस वाले एक शख्स को, जो ममता बनर्जी का भतीजा है, इतना ज्यादा पार्टी में वैल्यू किया जा रहा है और दूसरे एक्सपीरियंस नेता जिन्होंने अपनी मेहनत से पार्टी को खड़ा किया, शायद उनको वो वैल्यू नहीं मिल रही है। आइए जल्दी से अपने पैनलिस्ट से रूबरू करवाते हैं, फिर आता हूं मैम आपके पास। अर्जुन सिंह, बीजेपी सांसद, इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में है। सर, बहुत स्वागत है आपका। आमिर हैदर जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में है, नेता सीपीआई। जैदी साहब, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ संजुक्ता पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजुक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। और पीरजादा जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस पैनल में है, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, फुरफुरा शरीफ से जुड़े हुए हैं, वही फुरफुरा शरीफ जो एकदम से पश्चिम बंगाल की सियासत का केंद्र बिंदु बन चुका है।
आपका भी सिद्दीकी साहब बहुत स्वागत है। लेकिन अर्जुन जी आपके पास आता हूं, ये आप लोग अभिषेक को अब शेख क्यों कह रहे हैं? अर्पिता घोष तो कह रही है कि शायद उनको राइम मिलाने का मन था, मिला दिया, ऐसा कोई मतलब नहीं है इसका। देखिए, अभिषेक बनर्जी जो हैं वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बिहाफ में पूरे पश्चिम बंगाल में एक लूट का माहौल बना कर रखा है उन्होंने। चारों तरफ एक्सटॉर्शन, करप्शन, सिंडिकेट, गाय पचार से लेकर कोयला पचार से लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा, हर जगह एक लूट का माहौल बना हुआ है। और अभिषेक बनर्जी इस तरह से अपने क्षेत्र में, जहां वो वहां के लोकसभा के सदस्य हैं, वहां नड्डा जी जब जा रहे हैं तो मीटिंग करने के लिए, राजनीतिक पश्चिम बंगाल की सरकार पे बात करनी है ना, आप ममता बनर्जी पे बात ना करके अभिषेक बनर्जी पे बात कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी कौन पश्चिम बंगाल में टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। देखिए, मैं ममता बनर्जी की ही बात करता हूं कि ममता बनर्जी उनको अघोषित मुख्यमंत्री बनाकर रखी हुई हैं, जो सारा काम उनके माथे पर रखकर वो खेल रही हैं। और उनको सब पता है, यहाँ तक कि नड्डा जी के ऊपर हमला होने के बावजूद भी न ममता बनर्जी ने अफसोस जाहिर किया, न अभिषेक बनर्जी ने जाहिर किया। उल्टे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कहा, कहाँ अड्डा चड्डा नड्डा फड्डा आ गए हैं बंगाल में, ये बहिरागत तो हैं। और मीम के जब नेता आ रहे हैं ओवैसी जी, तो उनके लिए बहिरागत नहीं है। जब रोहिंग्या आते हैं बंगाल में तो उनके लिए एडवांस में आधार कार्ड बन के रेडी। चलिए ये इस बात का जवाब लेते हैं, अर्पिता घोष जी से इस बात का जवाब लेते हैं, फिर दूसरे पैनलिस्ट के पास जाते हैं। अर्पिता जी, क्यों तो वो भारत में तो संविधान सबको हक देता है ना, कहीं जाकर कोई भी जा सकता है, कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, तो आप बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई क्यों बना रही हैं इसको? ये हम लोग पहले एक दिन हम क्लियर किए थे कि ये जो बाहरी बहिरागत बोल रहे हैं, ये बहिरागत कल्चर है, संस्कृति जो बताया जाता है। हमारी जो बंगाल की कल्चर है और वो कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। अभी जो हम ये नहीं बताते हैं आपको कि वो भारत के किसी भी राज्य से यहाँ पे आए कि वो बहिरागत है, ये नहीं है। जो बहिरागत कल्चर है, जो संस्कृति है अपनी, वो हमारी संस्कृति से कहीं पे इनका एक डिफर कर रहा है। और नहीं तो क्या शुभेंदु घोष भी बहिरागत ही है क्या? उनको वो कल्चर नहीं मालूम? मुकुल रॉय को वो कल्चर नहीं मालूम? मुझे जी शुभेंदु घोष, मुकुल रॉय, इनको ये कल्चर नहीं मालूम बंगाल का? शुभेंदु अधिकारी मुकुल को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर बंगाल के कल्चर में हम लोगों का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। मुझे पता है कि मुकुल को भी पता है और शुभेंदु को भी पता है, पर अभी बीजेपी में जाके तो उनको भी वैसे ही बोली बोलना पड़ेगा ना, जैसे बीजेपी बोलते हैं। अच्छा चलिए, मैं एक बड़ी खबर बता दूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। जब तक हमारे साथ तब तक उनको कल्चर पता है, जब हमारे साथ नहीं तब वो बहिरागत। ये कैसे, ये कौन सा जस्टिफिकेशन है? एक बड़ी खबर, ममता सरकार पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है, ये जानिए। नित्यानंद राय ने कहा है, ममता सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जेपी नड्डा की हत्या करने की कोशिश हुई। वो ये कह रहे हैं हिंसा का रास्ता अपनाने वाले खत्म हो जाएंगे, बंगाल की संस्कृति पर ममता हमला कर रही है। देखिए अभी आपको यहाँ पर इस पैनल में अर्पिता घोष जो कि टीएमसी से, वो कह रही थी कि बंगाल की कल्चर थोड़ी डिफरेंट है, बहिरागत मतलब जो बंगाल की संस्कृति को नहीं समझता हो। और नित्यानंद राय तो ममता बनर्जी पर, यानी बीजेपी ममता बनर्जी पर बंगाल की संस्कृति खत्म करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी को बोलने का क्या है? वो लोग आ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं बंगाल के बारे में, कहीं पे भी कुछ हो रहा है, बोल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का कोई काम है नहीं, बीजेपी कहाँ क्या अच्छा, कर रहे हैं, जैदी साहब जाएंगे। जैदी साहब, अर्जुन सिंह जी ने बोल रहे थे कि ये अभिषेक के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे। क्या बाहरी बनाम भीतरी इस बार का? अर्जुन सिंह, मैं आता हूँ अर्पिता, मैं आता हूँ आपके पास, हमारे साथ और भी पैनलिस्ट है, उनके पास जाता हूँ। मैं अब जैदी साहब को लाना चाहता हूँ इस डिबेट में। जैदी साहब, आपने बीजेपी को सुना, आपने टीएमसी को सुना, क्या वाकई ये पूरा इलेक्शन अब बाहरी बनाम भीतरी के इस पर ही होगा? मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आ रही है कि बंगाल के चुनाव के अंदर क्या ये मुद्दे होंगे कि किसी का भतीजा राजनीति के अंदर आ गया है, या फला गैंग ने फला गैंग को पत्थर मार दिया है। स्वास्थ्य, शिक्षा कोई मुद्दा नहीं होगा, किसान आंदोलन कोई मुद्दा नहीं होगा, मजदूरों का पलायन कोई मुद्दा नहीं होगा। और अगर बंगाल चुनाव में इन मुद्दों पर डिस्कशन होता है तो मुझे हंसी आती है।
इससे ज्यादा मैं कुछ और क्या हंसी कह सकता हूँ। शर्मिंदगी होती है, बल्कि शर्मिंदगी इस बात की होगी कि देश जूझता, देश की अर्थव्यवस्था डूबती चली जा रही है। मजदूर किसान दिल्ली की चौखट पे बैठकर अपनी मांगे मान रहा है कि एमएसपी हमें दे दीजिए, फसल का उचित वो आम कीमत दे दीजिए। लेकिन हम बहस किस बात के कर रहे हैं? एक राज्य में चुनाव होने जा रहा है, मैं इसे गैंगवार कहता हूं। नहीं, लेकिन हम वो बंगाल की गैंगवार बात कर रहे हैं ना, साहब, बंगाल में कौन सा किसान बैठा हुआ है? बहस उस पे होगी। चुनाव बंगाल के मुद्दों पर होगा, राष्ट्रीय बंगाल मुद्दों के पर अंदर होगा। किसान नहीं है क्या? बंगाल के अंदर बेरोजगारी की समस्या बीजेपी तो यही कह रही है ना कि बंगाल के किसानों को वहां की सरकार नहीं देने दे रही है, केंद्र सरकार की जो किसान निधि का पैसा है। मान्यवर सुनिए मान्यवर, हमारी सुन लीजिए। क्या बंगाल के मजदूरों को मिनिमम वेज मिल रहा है सबको? क्या वहाँ एमएसपी मिल रही है? क्या शिक्षा की सुविधा वहाँ सबको? ये सवाल किससे पूछा जाना चाहिए सर? सुविधा वहाँ मिल रही है? ये सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए, ये सवाल टीएमसी से पूछा जाना चाहिए, या ये सवाल उस पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा शासन किया है बंगाल में? तो सुनिए मान्यवर, उस पार्टी का केरल के अंदर शासन है, वहां स्वास्थ्य के ऊपर मुझसे बहस कर लीजिए। केरल के अंदर शिक्षा पे बहस, बंगाल पे बहस क्यों ना करें सर? सर बंगाल पे बहस क्यों ना करें? कानून बंगाल पे बहस क्यों ना करें? केरल पे बहस क्यों? अगर केरल में कर सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं कर सकते? गैंगवार को मैं इसे माफिया गैंगवार कहता हूं जो बंगाल के अंदर हो रहा है। एक गैंग ने दूसरे गैंग को पत्थर मार दिया, बहस उसने शुरुआत की। क्या राजनीति किसने शुरुआत की? संयुक्ता, किसने शुरुआत की? अगर कौन है जिसको सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के लिए? संयुक्ता, तो सुन लीजिए, जब कम्युनिस्ट पार्टी जादी साहब आप सुनिए, दूसरे लोगों को बोलने दीजिए। अवतार बताया करते थे, आज ऐसे क्या हो गया? क्या ममता जादी साहब दूसरों को भी सुनने का थोड़ा सा धैर्य रखिए। उनको बोलने दीजिए। जादी साहब दूसरों को सुनने का धैर्य रखिए। बोलिए संयुक्ता। ये तो एक्चुअली अगर बंगाल पे चुनाव हो रही है और अगर हम लोग बंगाल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम बंगाल सरकार की बात करेंगे ना कि हम किसी और के बारे में बात करेंगे कि दूसरे स्टेट में या कहाँ पे कहीं कुछ हो रहा है। और यहाँ पे जो अगर बात की जा रही है हिंसा की, तो यहाँ पे हिंसा किसने शुरू की वो सभी को पता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहर से आके हिंसा कर रहा है। और जो ये बाहर और अंदर की बातें चल रही है, तो ये बाहर और अंदर की बातें, ये सब बातों को लेके मतलब इससे कोई वो नहीं बनता। आजकल पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक को दिख रही है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्यों आप जादी साहब आप मत बोलिए, आपकी आवाज नहीं जा रही ऑन एयर। अभी टेक्नोलॉजी समझिए, क्योंकि हम सब इंटरनेट के थ्रू जुड़ रहे हैं ना, तो वहां पर एक आदमी बोलता है तो दूसरे की आवाज नहीं जाती। कोरोना ने हमको बहुत कुछ छीना है, तो एक ही आजादी भी हमसे छीनी है सर। संयुक्ता अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो जो मैं बोल रही थी कि आजकल जैसे पब्लिक को दिख रही है, पब्लिक बेवकूफ नहीं। अगर आज बीजेपी को इतना ये मिल रहा है कि टीएमसी से लोग खुद छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। संयुक्ता एक चीज समझाइए मुझे, संयुक्ता एक चीज समझाइए मुझे। टीएमसी खुद ही है ना। जैदी साहब का एक सवाल तो बड़ा वाजिब है कि इलेक्शन क्या हिंदू मुस्लिम पर होना चाहिए? इलेक्शन इस पर होना चाहिए कि किस पार्टी के किस परिवार का कितने बड़े इलाके में होल्ड है और उसको अपनी तरफ लेकर आए, या इलेक्शन बुनियादी मुद्दों पर होना चाहिए? और मैं तो खुला पूछता हूं, बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस, किसी के प्रचार में आपको ये मुद्दे दिखते हैं? किसी बुनियादी मुद्दे तो क्या, ज्यादातर अब अगर देखेंगे तो इलेक्शन जो है कि वो अभी ऐसा होके रह गया है कि कुछ लोगों के लिए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन के रह गई है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी से आपको क्या मतलब, वो तो क्लियरली समझ में आता ही है। ठीक है संयुक्ता, मैं आता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है वो बताएं। पीरजादा साहब देखिए, मैं अभी आपके पास अब आऊंगा क्योंकि मुझे कुछ आंकड़े दिखाने हैं। हम वॉल पर जाएंगे, ग्राफिक्स दिखाएंगे, बताएंगे कैसे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और कैसे अब कई सारी पार्टियां उन सबको अपनी तरफ लाने के लिए जोर लगा रही हैं। लेकिन एक बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में एक और पार्टी की एंट्री हो गई है। शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने वाली है। 100 उम्मीदवार उतार सकती है शिवसेना। 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में और 100 सीटों पर पश्चिम बंगाल में शिवसेना भी चुनाव लड़ सकती है। 29 जनवरी को पार्टी इस बारे में फैसला ले सकती है। अर्जुन सिंह जी, एक छोटा सा कमेंट आपका, शिवसेना आएगी तो क्या कोई डर है? देखिए, शिवसेना पहले भी यहाँ चुनाव लड़ी है, शिवसेना कोई फैक्टर नहीं है। शिवसेना आए, चुनाव लड़े, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और बंगाल की जनता नहीं, जब हम टीएमसी से ही पूछते हैं कि ओवैसी की एंट्री हो रही है तो क्या आपको मुस्लिम वोटर्स के खोने का डर है, तो वही सवाल फिर आप पे अप्लाई होता है कि शिवसेना अगर वहां पर बढ़ चढ़कर अब चुनाव लड़ती है, अभी तक शिवसेना आपके साथ हुआ करती थी, इस बार अलग है। अगर नहीं, शिवसेना तो हमारे से अलग हो गई है, महाराष्ट्र में अलग से सरकार बनाई है। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, बंगाल में एंटी गवर्नमेंट वोट होगा, बंगाल में करप्शन के खिलाफ वोट होगा, बंगाल में लूट के खिलाफ वोट होगा, बंगाल में गोरू पचार के खिलाफ वोट होगा, बंगाल में कोयला चोर के खिलाफ, बंगाल में राशन चोर के खिलाफ वोट होगा। बंगाल में अर्पिता बहन सिस्टर हमारी बोल रही थी कि बंगाल के कल्चर को लोग नहीं समझते हैं। बंगाल के कल्चर में गोरू पचार नहीं था, बंगाल के कल्चर में कोयला चोरी नहीं था, बंगाल के कल्चर में राशन चोरी नहीं था, बंगाल के कल्चर में रविंद्रनाथ यूनिवर्सिटी की जमीन दखल करने का टीएमसी का कल्चर नहीं था। बंगाल का कल्चर बहुत उच्च कल्चर था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार, उसके पहले वाम फ्रंट की सरकार ने 47,000 विरोधी कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई। और अर्पिता जी के टीएमसी बंगाल के कल्चर में क्या था क्या नहीं था ये तो बंगाल की जनता तय कर देगी, लेकिन बंगाल के मुस्लिम वोटर के मन में क्या है, जरा आप ये बात करेंगे। पीरजादा सिद्दीकी साहब आता हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से वॉल पर चलते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं आंकड़े, और क्यों मुस्लिम मतदाता एकदम से बंगाल की सियासत का केंद्र बिंदु बनते जा रहा है, क्यों फुरफुरा दरगाह शरीफ एकदम से बंगाल की सियासत में किंग मेकर सी दिखाई देने लग गई है। ये आप समझिए, आप जब इन आंकड़ों को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे अब असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं और अब्बास सिद्दीकी से मिलकर आते हैं, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से। आइए जल्दी से आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि क्या ममता सरकार द्वारे द्वारे मुस्लिम वोटर के सहारे, जी हां, मुस्लिम आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 27% है पश्चिम बंगाल में, लेकिन वही वोट शेयर इनका 31% है। ये बहुत बड़ा वोट शेयर है, 31%। और मुस्लिम वोटों का असर अगर हम देखें यहां पर तो 90 सीटों पर मुस्लिम वोटों का असर है, और निर्णायक मुस्लिम वोट अगर देखें तो ये और बढ़कर 100 से 110 सीटों तक पहुंच जाता है। तो ये मुस्लिम वोटर इसीलिए बहुत ज्यादा अब वो पार्टियां उनको लुभाने में लग गई हैं जो उनको अपने आप को उनका सिरमौर करने होने का दावा करती हैं। अब कैसे देखिए, दो केंद्र बिंदु कैसे बन चुके हैं पश्चिम बंगाल की सियासत में, जिसको असदुद्दीन ओवैसी अपनी तरफ लाना चाहते हैं, ममता बनर्जी अपनी तरफ लाना चाहती हैं, बीजेपी तो अपनी तरफ ला ही चुकी है। कैसे, अब देखिए, शुवेंदु अधिकारी, ये अधिकारी परिवार जिनका करीब 80 सीटों पर दबदबा बताया जाता है, इनके पिता, इनके 2 भाई, ये सब राजनीति में है, और इनका करीब 80 सीटों पर इनका दबदबा, 80 सीटों पर पकड़ बताई जाती है, जो अब बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं और टीएमसी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। दूसरा, सिद्दीकी परिवार, फुरफुरा शरीफ दरगाह, जहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जिनको आप देख रहे हैं, इनसे असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की है और इनका 100 सीटों पर असर बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये 180 सीटें ममता बनर्जी से छिटक जाएं तो वो बिल्कुल चुनाव हार जाएंगी, लेकिन इसका असर जरूर पड़ेगा, और यही हम पूछेंगे कि क्या असर पड़ेगा। क्या ममता बनर्जी के लिए चुनौती बिल्कुल बड़ी हो जाएगी यहां पर? अगर अब्बास सिद्दीकी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो क्या ये ममता बनर्जी पर भारी पड़ेंगी? और हम क्यों कह रहे हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ये समझिए, ममता के खिलाफ अब्बास सिद्दीकी क्यों यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। 6 महीने में अब्बास सिद्दीकी ने 50 रैलियां की हैं, 50 रैलियां, और उत्तर और दक्षिण 24 परगना में इनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। धार्मिक समागम नाम दिया गया, लेकिन बात कोरी सियासत की हुई है उन रैलियों में, साफ साफ सियासी तकरीरें हुई हैं। ममता की जरूरत से साफ इनकार किया अब्बास सिद्दीकी ने, और जल्द राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, और यह ममता बनर्जी के लिए क्या बड़ी मुश्किल होगी। मुलाकात हुई तो सवाल तो बनता है, मुलाकात किसकी किसकी? असदुद्दीन ओवैसी, जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल से लगी सीमा पर बिहार चुनाव में गजब खेल कर दिया, और अब्बास सिद्दीकी, जिनका दबदबा बताया जाता है पश्चिम बंगाल की करीब 100 सीटों पर। क्या ओवैसी और अब्बास मिलकर ममता को चैलेंज कर पाएंगे, और करेंगे तो कितना बड़ा चैलेंज होगा? यह बहुत बड़ा सवाल अब ममता दीदी के सामने उठकर खड़ा हो गया है। ओवैसी अब्बास का मकसद सीटें हासिल करना है या वोट काटना है? जिस तरह विपक्षी टीमें ओवैसी पर बी टीम, बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रहती हैं, तो क्या यह पश्चिम बंगाल की सियासत में यही खेल खेला जाएगा? पश्चिम बंगाल में ओवैसी के आने से टीएमसी कांग्रेस पर दबाव बढ़ेगा, यह तो तय है। ओवैसी और अब्बास मिले तो सियासी टेंशन क्यों बढ़े, यह समझिए आप। कई सीटों पर टीएमसी, एआईएमआईएम और कांग्रेस के बीच वोट पट सकता है, और यह क्यों होगा? क्योंकि वहां पर कई सारे ऑप्शंस खड़े हो जाएंगे मुस्लिम मतदाताओं के सामने। मुस्लिमों का मुद्दा उठाकर ओवैसी बंगाल में बिहार का दांव
दोहराना चाहेंगे। और मुस्लिमों का जिस तरह से मुस्लिमों ने वहां पर AIMIM को सीटें दी हैं, 5 सीटें जिस तरह से उनको आई हैं, ये बताता है कि कैसे विपक्षी महागठबंधन को कितना बड़ा नुकसान हुआ उससे। मुस्लिम प्रभावित 90 से ज्यादा सीटों पर ममता की राजनीति पर असर पड़ सकता है और यही उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन है। चुनाव में ध्रुवीकरण की हालत में बीजेपी तुष्टीकरण को मुद्दा बना सकती है। अभी भी अपीजमेंट को लेकर लगातार अभिषेक जिस तरह से कहा यहां पर अनुराग ठाकुर ने, आप मतलब तो समझते हैं कि एक तीर से कितने निशाने लगाए जा रहे हैं। लेकिन पीरजादा साहब, मैं आपसे सवाल लेता हूं, सर ये क्या राजनीतिक पार्टी आप लोगों ने बना ली है? कब तक बना लेंगे? और ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं क्या? हेलो जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ, नहीं, पहले आपको समझने पड़ेगा कि फुरफुरा शरीफ क्या है, पहले इसको समझने पड़ेगा, उसके बाद तो सियासत समझाना। तो पहले फुरफुरा शरीफ जियाउद्दीन सिद्दीकी का नहीं है, सिद्दीकी खानदान का नहीं है। फुरफुरा शरीफ है पीर अबू बकर सिद्दीक, जो मुजद्दिद ज़मान बोल के जानते हैं, दादा हुजूर बोल के जानते हैं आदमी लोग, समझाना। तो उनका हम ये धर्म की जगह है, ये सियासत से बाहर है, समझाना। पीर अबू बकर सिद्दीक, उनका 5 लड़का है, उनका हमारा 5 दादा, हमारा दादा लोग, हमारा बाप चाचा जितना है, सब ये धर्म से बाहर धर्म करते हैं। ये लोग सियासत नहीं करते हैं। ठीक है। हम में से एक आदमी करता है, वो अपना निजी मामला है। नहीं, कौन करता है? किसका निजी मामला है? कौन करता है? सर नाम लीजिए ना उनका। अरे नाम का क्या है? जो करता है आप ही तो बोल रहे हैं, ये सिद्दीकी करता है, वो सिद्दीकी करता है, करने दीजिए। जो करना है उसका अपना जीना है तो करने दीजिए उसको। फुरफुरा शरीफ का जो है ये धर्म का जगह है। नहीं, सवाल यही है। देखिए सर, आप फुरफुरा शरीफ एक धार्मिक जगह है, जियारत की जगह है। वहां पर ज़ायरीन आते हैं, जियारत करते हैं और वहां पर अपनी धार्मिक आस्था के तहत वहां मत्था टेकते हैं। लेकिन आपने कहा ना कि कुछ लोग यहां पर सियासत कर रहे हैं, तो जिनका आप नाम ले रहे हैं वो उससे मिल रहे हैं जो मुस्लिमों के नाम पर पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं। सर देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। अब एक समय चुनाव के समय इतनी बड़ी मीटिंग हो और उसको आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नजरों से मत देखिए, कैसे हो सकता है? नहीं, ये आपको पता नहीं है। फुरफुरा शरीफ में पीरजादा हम लोग बहुत है, समझाना। लेकिन हमारा बाप दादा जितना है, अभी भी हमारा जो वालिद साहब है जिंदा है। अभी हमारा दादा पीर अबू बकर सिद्दीक का हाथ में बयात है, समझाना। 94 ईयर्स है। उसके बाद हमारा और चाचा, बुजुर्ग चाचा बहुत है। ये लोग कभी सियासत में नहीं आया, अभी हमेशा धर्म के ऊपर ये लोग आदमी को समझाता है। नहीं तो मैं तो फिर सीधा सवाल पूछता हूं, आप कह रहे हैं कि सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अब्बास सिद्दीकी ओवैसी से मिल रहे हैं, फर्क पड़ेगा? अगर अब्बास सिद्दीकी लोगों से कह देते हैं कि हाँ AIMIM को वोट दो, तो क्या होगा उसके बाद? वो अपना, सुनिए, वो अपना निजी मामला है। आज फुरफुरा सिलसिला चलता है। दादा हुजूर का एक नीति है, दादा हुजूर का एक उसूल है, जैसा उनका पेशनगोई है, उसका वसीयत है, उसका सिलसिला का कार्यक्रम है, उसको तो ये माने पीरजादा जियाउद्दीन साहब, जियाउद्दीन साहब, फिर अब्बास सिद्दीकी की बातों को लोग नहीं मानेंगे। फुरफुरा शरीफ, अब्बास सिद्दीकी ने जो कहा उसको फुरफुरा शरीफ से कही गई बात ना माने। नहीं मानेगा या नहीं, सुनिए, मानेगा या ना मानेगा वो अपना निजी मामला है। लेकिन नहीं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अब्बास सिद्दीकी जो बात कह रहे हैं उसको फुरफुरा शरीफ से कही गई आधिकारिक बात माने या ना माने? वो सुनिए, फुरफुरा शरीफ जो है, आपको फुरफुरा शरीफ को तो पहचानने होगा, क्या फुरफुरा शरीफ है? फुरफुरा शरीफ जो है ये दादा हुजूर का जो बोल के गया है, जो उसका वसीयतनामा है, जो उसका सिलसिला का आयतक्रम उसके ऊपर चलता है, समझा ना। हमारे ऊपर, इसके ऊपर नहीं चलता है। अच्छा ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ एक सिस्टम है और एक आदमी अपने हिसाब से उस चीज को नहीं चला सकता। ठीक है, आपकी बात समझ में आई। लेकिन फिर अर्पिता जी, ओवैसी मिलते हैं अब्बास सिद्दीकी से, शुभेंदु अधिकारी आ जाते हैं बीजेपी में,
तो 100 से 150 से 180 सीटें अगर इस तरह से हैम्पर हो रही हैं, इस तरह से आप लोगों को यहां पर चुनौती बढ़ रही है, तो लगता है ओवैसी के आने के बाद मुश्किलें बढ़ रही हैं? हमें तो नहीं लगता है। हमें लगता है इस बार डेवलपमेंट पे वोट होगी। ऐसे कोई हिंदू मुस्लिम करके वोट बंगाल में नहीं होती है, कभी भी नहीं हुई, इस बार भी नहीं होगी। डेवलपमेंट के चलते बहुत अच्छी वोट बात होगी। है। कैसे डेवलपमेंट लेकिन हुई है उसके चलते वोट होगी। लेकिन आंकड़े और कुछ और कहते हैं मैम। जिन 5 सीटों को बिहार में ओवैसी ने जीता है, वो अधिकतर पश्चिम बंगाल के से लगी हुई हैं, मुस्लिम बहुल सीटें हैं। हाँ ठीक है, तो क्या हुआ? बिहार का वोट और बंगाल का वोट एक जैसा नहीं है। बंगाल के वोट डेवलपमेंट पे ही होगी। और शुभेंदु जाए या कोई भी मतलब जा सकते हैं, बीजेपी में गए हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि उनको सब सीट मिल जाएगी, वो इतना कर जाएंगे। इतना पावरफुल होते तो पहले कर देते। तृणमूल में आके उनको इतना दिन वो लीडर थे, वो मिनिस्टर थे और उनके साथ लोग थे। अभी आगे चल के देखिए ना। नहीं तो उनका लेटर पढ़िए ना, वो यही तो कह रहे हैं, जिस पार्टी को हमने खड़ा किया वो पार्टी, उस पार्टी में अब सम्मान नहीं रहा है कि बंगाल उनका लेटर पढ़िए। जब उन्होंने टीएमसी छोड़ी तो उन्होंने क्या कहा? अर्जुन सिंह जी, आप लोग क्यों ले आए शुभेंदु अधिकारी को जब उनका इतना होल्ड ही नहीं है? ये देखिए, अर्पिता जी बहुत ज़्यादा राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं है। पिछला चुनाव शायद नहीं जीत पाई थी और इसीलिए इनको राजनीतिक बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, समझ भी नहीं पाती हैं। शुभेंदु अधिकारी जन नेता हैं। ये जब नंदीग्राम की लड़ाई हुई थी, जब वाम फ्रंट के ज़माने में, तो उसी के फसल हैं शुभेंदु अधिकारी जी। और उनका अपना लोगों पर प्रभाव है, क्योंकि लोगों के लिए वो काम करते हैं। अब ममता दीदी भी बहुत कुछ बोलेंगे कि उनके चलते कुछ नहीं हुआ, तो उनको मनाने की बहुत कोशिश भी की गई। बड़े बड़े नेताओं को बैठाया गया, सीनियर लीडरों को बैठाया गया, यहाँ तक कि उनके पिताजी को भी धमकाया गया। तो अभी जब चले गए तो इनको वो मिर्जाफर हो जाते हैं। अभी लक्की रतन शुक्ला ने आज रिजाइन कर दिया, कल को अगर वो बीजेपी में आते हैं तो वो भी बहुत खराब आदमी हो जाएंगे। तो पहले वो बहुत अच्छे थे, गुड बॉय थे, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। तो ये इस पार्टी में बहुत मजा की बात है। बिमल गुरुंग पहले हत्यारा था, अब इनके लिए बहुत अच्छा आदमी हो गया है। और छत्रधर महतो एक समय में हत्यारा था, तो इनके लिए अभी बहुत अच्छा आदमी हो। तो इनकी पार्टी और तो अर्जुन जी ये सवाल तो फिर आपसे नहीं पूछ सकते हैं। अर्जुन जी ये सवाल तो आपसे ही पूछ सकते हैं कि जो लोग पहले टीएमसी थे, वो नारदा शारदा में आरोपी थे, बीजेपी में आके क्या वो सही हो गए? नहीं, कभी सही नहीं हो सकते। जो जहां के आरोपी हैं, आरोपी रहेंगे। आरोपी कानून अपने कानून से काम करेगा। कानून जिस दिन उसको तो ये तो सब हर पार्टी में हो रहा है सर, ये तो हर पार्टी में हो रहा है। मतलब आप जो बात टीएमसी को कह रहे हैं, वो टीएमसी तो आपको भी आईना दिखा सकती है ना। सर आईना दिखाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस पार्टी में रहते हुए पार्टी के लिए जान दे, पार्टी के लिए सब कुछ करे, और वो पार्टी कुछ भी उनकी कोई भी बात ना सुनी जाए और सब कुछ भतीजे के ऊपर चला जाए। ये सवाल तो उठ रहा है, ये सवाल तो लगातार उठ रहा है और ये कई वहां ग्राउंड जीरो से ये सेंस आ रहा है। आमिर हैदर ज़ैदी साहब, ये सेंस आ रहा है कि टीएमसी में सीनियर लीडर्स को अब दरकिनार करते हुए अभिषेक बनर्जी ने पूरी तरह से अपना वहां पर होल्ड कर लिया है और ये सीनियर लीडर्स को नहीं पच रहा है। और वो क्योंकि मजबूरी है, जा नहीं सकते या विरोध नहीं कर सकते, इसलिए विरोध वहां मजबूरी में टिके हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से जुड़ी हुई, वो बताते हैं, फिर हैदर ज़ैदी साहब आपके पास आऊंगा। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी नई पार्टी बनाएंगे, ये सूत्र बता रहे हैं 10 जनवरी को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। देखिए अभी 29 तारीख थी, लेकिन अब वो 10 जनवरी को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। जियाउद्दीन साहब देख लीजिए, जो हम बता रहे थे आपको वो खबर भी आ गई। 80 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है अब्बास सिद्दीकी की पार्टी। और सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं, ममता बनर्जी से उन्होंने 40 से 44 सीटें मांगी थी, बात नहीं बनी, इसलिए अब वो अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं 10 तारीख को। ज़ैदी साहब, अब्बास सिद्दीकी नई पार्टी बनाएंगे तो किसको नुकसान होगा? देखिए, बस इस वजह से छीनी गई है रहबरी हमसे कि हमसे काफिले मंजिल पे लुटवाए नहीं जाते। 37 साल की हुकूमत में एक भी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं होगा, लेकिन आज की हिंसा को आप वामपंथ से जोड़ देते हैं, बड़ा अफसोस होता है।
जब वामपंथ की सरकार थी तो ममता बनर्जी स्कूटर पे बैठ के घूमा करती थी और बीजेपी वाले ममता को दुर्गा का अवतार कहा करते थे। मेरी समझ में नहीं आता कर्नल पुरोहित, साथी प्रज्ञा, असीमानंद और इतने सारे जो आतंकवादियों की एक लिस्ट है, क्या ये कम्युनिस्ट पार्टी से मुतासिर होकर आतंकवादी बने? नहीं जैदी साहब देखिए, आपके समझने में थोड़ी सी फेर हुई है, मैं क्लियर कर देता हूँ। जैदी साहब आपकी समझ में थोड़ी सी फेर हुई है, मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं बैठा यहाँ पर इसलिए हूं क्योंकि क्लियर करना है। 37 साल की हुकूमत में 37 साल की हुकूमत से हमने आज की हिंसा को नहीं जोड़ा है। जितने भी जानकार यहां पर आते हैं वो ये कहते हैं कि सीपीएम के राज में ही ये हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ और कहीं ना कहीं वो आज तक खिंचता चला आ रहा है, चाहे वो टीएमसी हो, बीजेपी हो, जानकार हो। और ये आप मना कर दीजिए कि सीपीएम के राज में हिंसा नहीं होती थी, आप मना कर दीजिए कि सीपीएम के राज में पॉलिटिकल मर्डर्स नहीं हुए। अब मैं बता रहा हूं, आप मुझे बताएं, मैं आपको सुन लीजिए, मान्यवर आप पत्रकार हैं, आप रिसर्च करके बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है। 37 साल की हुकूमत के अंदर एक हिंदू मुस्लिम का फिसाद, एक कोई दंगा मुझे बता नहीं, मैं पॉलिटिकल मर्डर्स की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल वायलेंस की बात कर रहा हूं, मैं बात हिंदू मुस्लिम की नहीं कर रहा हूं। हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है वो सब दिख रहा है की हुकूमत के अंदर, लेकिन आप इस तरह से बेदाग निकल जा रहे हैं जैसे आप तो मासूम है, आपकी सरकार ने कुछ हुआ ही नहीं। ज्यादा घटनाएं गिना सकता हूं, मध्य प्रदेश के आंकड़े उससे ज्यादा बता सकता हूं। बिल्कुल गिनाइए सर, आपका हक है, गिनाइए, बिल्कुल गिनाइए, लेकिन जब मध्य प्रदेश में बात करें तब गिनाइए। आज बंगाल पे बात हो रही है, हम आपका इतिहास सुने। केरला में क्या है? अर्जुन सिंह जी बताइए, क्यों याद दिलाते हैं आप लोग सीपीएम का इतिहास? के अंदर मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं करते आप लोग? लेकिन वहां पे फिर भी किसान सीपीएम के जमाने में ये हमारे जैदी साहब भूल चुके हैं कि सीपीएम के जमाने, वामफ्रंट के जमाने में 47,000 लोगों की हत्या की गई थी। बेटे का गला काटकर मां को उसका खून पिलाया जाता था, हाथ काट दिया जाता था, उनके गले में मछली डालकर मारा जाता था। क्या बात करते हैं आप जैदी साहब? अरे जैदी साहब अरे आपको पता है बीजेपी का वर्चन, बीजेपी का वर्चन नहीं, आप दिल्ली में बैठे होंगे, ये पश्चिम, अरे दारा सिंह हो या ब्राउन बम्बर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूएन क्या बात करते हैं आप? यूएन कहता है कि 47,000 कार्यकर्ताओं का हत्या। मैं चाहता नहीं हूं इस तरह से बहस हो, मैं चाहता बिल्कुल नहीं हूं इस तरह से बहस हो, लेकिन क्या करें सर, आप लोग मजबूर कर देते हैं सर। आपको शर्म नहीं लगती? बताइए ना ये कौन है? 47,000 महात्मा गांधी की हत्या, वन बाय वन सर, वन बाय वन, एक एक करके बोलिए। मैं आमिर हैदर ज़ैदी साहब आपको मौका देता हूँ, अर्जुन सिंह की बात पूरी हो जाए फिर आमिर हैदर ज़ैदी आपको मौका देता हूँ। आमिर हैदर ज़ैदी रुकिए, अर्जुन सिंह की बात पूरी हो जाए। अर्जुन सिंह बोलिए। राजनीति आप लोगों ने शुरू किया, हमारा आइडियोलॉजी तो रुके हुए ही है, हमारे आइडियोलॉजी आपको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। हमारा पार्टी का मेंबर था क्या? जैदी साहब सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया है और आप ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ये तो अच्छी बात नहीं है। आज आरएसएस के गर्भ से पैदा हुआ था, आरएसएस के गर्भ से पैदा हुआ था, आप किसानों के लिए क्या किया? अच्छा अर्जुन जी अब रुकिए, अर्जुन जी रुकिए एक मिनट, अर्जुन जी एक मिनट रुकिए, अर्जुन जी एक मिनट बन के दिखाइए, आदमी बन जाएंगे आप लोग। अब बोलिए जैदी साहब रूठिए मत, आप रूठ जा रहे हैं, आप मुद्दों पर बात करिए। मुझे बताइए आरएसएस क्या है, आप मुझे बता दें, आज आरएसएस को साबित कर दीजिए आरएसएस क्या है, जो इतने लोगों की सेवा करने वाला एक दल है। आरएसएस है हत्यारों का दल नहीं है, संगठन है, लोगों का सबसे बड़ा सेवा करने वाला दल है, हत्यारों का दल नहीं है। अर्पिता जी आप हत्यारे हैं, दो की लड़ाई में मजे ले रही हैं या आपको लग रहा है कि इसी तरह ही लड़ते रहेंगे और हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा? बंजारा कहां से पैदा हुए, दारा सिंह कहां से पैदा हुए, ये सारे आतंकवादी कहां से पैदा हुए भाई? नहीं ठीक है, तो जो आतंकवादी है उसको सजा मिलेगी, देश की अदालतें तय करेंगी। मेरा सवाल ये नहीं है, एक मिनट संयुक्ता को लाते हैं, संयुक्ता क्या, एक मिनट जैदी साहब अभी आप मुद्दों की बात कर रहे थे, अभी आप यहाँ पर आ गए आतंकवादियों पर, हिंदू मुस्लिम पर, विचारधारा पर, हिंसा पर, तो यानी आपने भी प्रूव कर दिया कि ये बातें मैटर करेंगी चुनाव में। होल्ड ऑन संयुक्ता, क्या आम बंगाली को यही सब चाहिए जो ये बातें हो रही हैं? आम बंगाली को यही सब चाहिए? वो ये देखेगा कि मध्य प्रदेश में किसने किस तरह का शासन किया है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग आपस में आतंकवादी कहां से आ जा रहे हैं, ये कहां से आ जा रहे। जब बात बंगाल चुनाव की हो रही है तो बात इसी मुद्दे पे टिके रहना चाहिए ना हम लोगों को।
और जहां तक ये बोल रहे कि इनके आने मतलब ओवैसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई बोल रहे शुभेंदु के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुभेंदु अधिकारी जी का, देखिए ये तो कभी भी कोई नहीं मानेगा ना कि उसको कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चलिए आप बताइए, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बताइए क्या फर्क पड़ेगा? फर्क काफी पड़ेगा। देखिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता, मतलब चाहे जितना ही बोलेगा, एक अपीसमेंट, एक वोटिंग बहुत मतलब काफी टाइम से चली हुई है, तो किसी को भी अगर लगता है कि इतना वोट से इतना शेयर जा रहा है तो वो तुमको फर्क पड़ेगा। और जहां तक शुभेंदु अधिकारी जी की बात है, तो आप ईस्ट मिदनापुर ले लीजिए, वेस्ट मिदनापुर ले लीजिए, हल्दिया जैसा पोर्ट एरिया ले लीजिए, सब जगह में मतलब ही इज लाइक, क्या बोलते हैं आप उसको, एक जन नेता है वो। चलिए, आप जन नेता की बात कर रही हैं, अब इसी नोट से जरा इस प्रोग्राम को एक अच्छे मोड पे लाते हैं, तो बहुत ही गलत है। और देखिए, आज दीदी का जन्मदिन है, तो जरा मुस्कुरा के उनको बधाई तो दे ही दें। अर्जुन सिंह जी, बधाई देंगे, आज दीदी का जन्मदिन है। जरूर जरूर, वो 100 साल जिए, हमारी यही कामना है। और जदी साहब आप भी दे दीजिए, फिर चलते हैं वॉल पर। दीदी के बारे में बहुत अच्छा रिसर्च किया हमने, वो दिखाएंगे। देखिए, मुस्कुरा दिया, अब बधाई तो बनती है। देखिए, हर किसी को, मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूं, आपको भी देता हूं, मैं ममता बनर्जी को भी जन्मदिन की मुबारकबाद, लेकिन बीजेपी वालों को ज्यादा देनी चाहिए। देखिए, अब लेकिन और अगर मगर लगा देने के बाद एक बड़े जानकार ने कहा है कि जहां इफ बट लेकिन अगर मगर लग गया तो आगे की सारी बात खराब है। अब लेकिन मत लगाइए, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। बीजेपी पैदा तो, आइए जरा वॉल पर चलते हैं, वॉल पर चलते हैं जरा। देखिए, आज दीदी का जन्मदिन है और नो डाउट ममता बनर्जी इस देश की बहुत बड़ी नेता है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि उन्होंने अपने दम पर पश्चिम बंगाल की सियासत में बदलाव लाकर रख दिया है। और क्योंकि आज के दिन ही वो इस धरती पर आई, आज उनका जन्मदिन है, तो क्यों ना उनके बारे में कुछ हम आपको जानकारियां दें। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पश्चिम बंगाल ही नहीं देश की सियासत में आगे लाकर खड़ा किया, जिस तरह से उन्होंने जमीन से उठकर लड़ाई लड़ी है, आपको उनके बारे में कुछ किस्से बताते हैं। देखिए, किस्सा नंबर 1, 3 किस्से सबसे बेहतरीन। 1983 में जब वो संघर्ष कर रही थी, तब स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, जो इस देश के राष्ट्रपति भी रहे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे, उन्होंने प्रतिभावान बताया ममता बनर्जी को और कहा कि बहुत आगे जाओगी। कांग्रेस में उस वक्त टिकट को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने उनको टिकट दिया, जादवपुर से टिकट दिया। और मालूम है किसके सामने टिकट दिया था? टिकट दिया था सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज नेता के सामने। और न केवल टिकट दिया बल्कि उनके लिए प्रचार किया, और वो उसी समय उन्होंने उनकी प्रतिभा पहचान ली थी और कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगी। किस्सा नंबर 2, सफलता सर्वश्रेष्ठ। राजनीतिक दिग्गज सोमनाथ चटर्जी, पश्चिम बंगाल की सियासत के कद्दावर नेता, लेफ्ट पार्टियों के बहुत बड़े चेहरों में से एक, उनको 1984 में जादवपुर से हराकर अपने सियासी करियर की शुरुआत की दीदी ने। और आज वो किस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं हम सब जानते हैं। तो वो बताता है कि किस तरह से उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में ही बड़ी लड़ाइयां लड़नी शुरू कर दी थी। किस्सा नंबर 3 आइए आपको दिखाते हैं। और किस्सा नंबर 3 इससे बड़ा क्या होगा कि 2011 में वाम दलों की दशकों पुरानी सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। जब यह कहा जा रहा था कि लेफ्ट पार्टियों के मुकाबले में कोई नहीं है, दीदी ने एक आंदोलन के जरिए पश्चिम बंगाल की सियासत की धुरी में जो इतना तेज वहां पर बदलाव लाया कि वहां वाम पार्टियां उनके सामने टिक भी नहीं सकी। और वही दीदी, मां माटी मानुष का नारा देने वाली दीदी, आज अगर कहें कि क्या अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में है, क्या वो अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त लड़ रही हैं, क्योंकि जैसी चुनौती इस वक्त उनको बीजेपी दे रही है, जिस तरह से वो कह सकते हैं कई फ्रंट पर वो वॉर इस वक्त वॉर का सामना कर रही हैं, सियासी वार का, क्या वो दीदी के लिए इस वक्त वो जो उन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है उसका अब ये सबसे बड़ा पैमाना है जो कसा जाएगा यहां पर? संजुक्ता जी, लगता है आपको दीदी इस वक्त अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में है? हाँ बिल्कुल, दीदी के लिए तो ये इलेक्शन दीदी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और डू एंड डाई टाइप का इलेक्शन होके रह गया। जिस नंदीग्राम से दीदी ने शुरू किया था, आज और उसके साथ जो शुभेंदु अधिकारी उस टाइम खड़े हुए थे, आज वही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, पीरजादा साहब, आप कमेंट करेंगे दीदी के इस करियर पर? जिस तरह से वो यहाँ पर इतनी लंबी लड़ाई लड़कर आई हैं, आपको लगता है कि दीदी के लिए ये चुनौती बड़ी है? दीदी सुनिए, दीदी काम करता है, दीदी का काम का आदमी है।
दीदी काम करता है, देश के लिए, आदमी के लिए सोचता है, समझ गया ना। हम तो दुआ करेंगे जो अच्छा काम करता है वो जीत जाए, वो हम ये दुआ करेंगे। तो फिर अब्बास सिद्दीकी समझा साहब ना? से बोलिए वो दुआ क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी क्यों बना रहे हैं? नहीं, वो अपना सोच है। दुआ तो हम हर आदमी के लिए कर सकता है, समझा ना। दुआ करना तो कोई गुनाह नहीं है ना, दुआ तो हर आदमी के लिए कर सकता है। क्या दुआ कर रहे हैं वैसे बताइए? दीदी पार्टी और में काम उनकी करे, उनकी उनकी अच्छी समझा सेहत ना? की दुआ कर रहे हैं या उनकी जीत की दुआ कर रहे हैं? दीदी को दुआ करते हैं, दीदी का सेहत अच्छा रहे, दीदी आदमी के लिए काम करे दुनिया में। और अगर दीदी पीरजादा साहब पार्टी बनाते हैं तो आया उनके लिए है भी दुआ काम करेंगे करने आप? के लिए। दीदी को पीरजादा साहब के लिए दुआ करेंगे कि चुनाव दुआ जीते तो वो? हर आदमी के लिए कर सकता है। हाँ, सुनिए, हर आदमी के लिए कर सकता है दुआ, वो तो हमारा भाई है, समझा ना। लेकिन फुरफुरा शरीफ को सियासत में मत अंदर कीजिएगा, सियासत में नहीं, हम नहीं समझा? कर रहे सर, उनको देखिए हम फुरफुरा नहीं कर शरीफ रहे। सियासत से वो तो बाहर वहाँ है। फुरफुरा शरीफ के आसपास रहने वाले लोग नहीं, अब्बास सिद्दीकी साहब जिस तरह से आपको- पॉलिटिकल आपको- मुलाकातें कर रहे हैं वो अपने आप बन जाता है। आपको सुनिए ना, आपको हम नहीं बोल रहे हैं, आपको समझ है जो दुनिया सियासत, फुरफुरा शरीफ सियासत से बाहर है। है अर्जुन सिंह साहब, समझा ना? फुरफुरा बस शरीफ ये सियासत से बाहर है। आपको अर्जुन सिंह मैसेज देना साहब, अगर ओवैसी से मुलाकात होती है वहां पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की, तो क्या इस तरह से आप उसको सियासत से बाहर रख सकते हैं? पीरजादा साहब हमारे श्रद्धेय हैं, माननीय हैं। जिस तरह से ममता दीदी के लिए उन्होंने दुआ किया है, मोदी जी के लिए भी दुआ करते तो उनका कद और भी बढ़ जाता। लेकिन सिर्फ ममता बनर्जी काम करती हैं बंगाल में, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी अगर काम कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे दुआ हैं। करते हैं और जो रही बात कि जो सुनिए, जो देश के लिए काम करता है उसके लिए दुआ करते हैं हम। तो मोदी जी के लिए करते हैं पीरजादा सिद्दीकी जो साहब? देश के लिए काम देश करते के हैं लिए उसके लिए मोदी दुआ जी काम करते नहीं कर रहे हैं। हैं। अरे मोदी जी देश के लिए काम तो करते मोदी हैं। जी देश के लिए नहीं अरे, काम करते हम हैं। बोला कि नहीं दुआ किया, हम तो बोलते जो। अरे ये बात तो आप आप बुरा जरा फिर नहीं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे में हैं, लेके आए, कर रहे हैं, कर रहे हैं। जो देश के लिए करते हैं उसके लिए हम पीरजादा करते अब्बास हैं। सिद्दीकी, जो देश अब्बास के लिए नहीं सिद्दीकी करते हैं जी, उसके लिए नहीं करते हैं। नहीं, अब्बास सिद्दीकी ये नहीं है, ये जियाउद्दीन अब्बास सिद्दीकी हैं। जी के ऊपर नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूं। अब्बास सिद्दीकी जी जिस तरह से राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, उनके ऊपर हमारे दीदी के जो भाई हैं गयासुद्दीन मुल्ला, शैकत मुल्ला जैसे लोगों ने उनको ऊपर हमला किया था, उनको धार्मिक सभाओं करने में मना किया था, और उनके जो कहते हैं उनके जो मुरीद हैं उनके घर लूट लिए थे। तो हमारे अब्बास सिद्दीकी की जब वहाँ गए तो उनके ऊपर भी हमला हुआ। अगर पुलिस वाले थोड़ा बहुत उनकी मदद नहीं करते तो उनके साथ बहुत गलत काम भी किया जाता। अब्बास सिद्दीकी जी सही मानों में बंगाल में जो ममता के सरकार में जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं, और इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उस गलत काम को हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं उसी में उन लोगों को उलझा के रखा जा रहा है। गरी साहब, अर्जुन सिंह साहब अब्बास सिद्दीकी की तारीफ कर रहे हैं, नहीं की जा रही है। वाकई वो ऐसा कर रहे हैं? आज तारीफ कर रहे हैं, इसलिए मदरसा में टीचर, आज बहुत पहले से मदरसा को फंड देने की बात थी, टीचर नियोग करने की बात थी। आज मदरसा के टीचर आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस डंडा मार रही है। तो अब्बास सिद्दीकी जी यदि अपने लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं। जादी साहब सहमत हैं इससे आप? देखिए, एक चीज है, सबको राजनीति के आने का हक है, लेकिन जब से वो जो आपके मजार के जो पीर जो मुतवल्ली हैं जो वहाँ बैठे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं राजनीति हमारा कोई मतलब नहीं है, और वो सही कह रहे हैं। चिश्तिया मसलक का कोई राजनीति से मतलब नहीं है। जो पीर हैं वहाँ पे दरे हुसैन पे मिटते हैं हर तरह के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। अगर मोदी जी को कुछ चाहिए ना तो सीधे सीधे, मैं इनसे नहीं, इनके बड़े वालों का नाम बता देता हूँ, सीधे नजफ चले जाएं, वहाँ जो भी जाता है उसकी झोली भर जाती है। तो मोदी जी को भी जाना चाहिए, लेकिन मजार से लेने के लिए सर झुका के जाया जाता है, सर उठा के मजार पे नहीं जाया जाता है। नहीं, सर झुका के तो वैसे भी गए हैं। बाबा उस पे भी सुल्तान कमेंट शाह करिए। शिकवाबाद के तो असदुद्दीन वैसे भी गए हैं और अब्बास सिद्दीकी से कई देर तक घंटों आपके मुलाकात हिसाब भी से की कोई है। बड़ा होगा, हमारे हिसाब से सारे वैसी- धार्मिक गुरु एक समान होते हैं। वहाँ सबको मिलता है, सबके। जादी साहब देखिए, आप मोदी जी पर चले गए, थोड़ा सा पीछे आइए। असदुद्दीन ओवैसी पर बताइए ना, आप उनको छोटे मत कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी पर आइए।
असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बोलिए, वो भी तो गए वहां पर, मत्था टेका है, अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की उन्होंने। वैसे मेरे यहाँ सुन लीजिए, मैं तो ओवैसी को इतना मानता हूँ, सुन लीजिए, जैसे हिंदू महासभा जिन्ना को पकड़ के लाई थी, ये आरएसएस के जिन्ना है ओवैसी, इतना ही मेरी नजरों में आरएसएस के जिन्ना ओवैसी हैं, हिंदू महासभा के जिन्ना वो थे जो जिन्ना थे, तो ओवैसी का इतना ही एक योगदान है। आप लोग तो किसी के धर्म को ही नहीं मानते हैं। जो है कम्युनिस्ट तो कोई धर्म को मानता ही नहीं है। मुसलमान ने कभी भी राजनीतिक क़यादत मुसलमान को नहीं दी है। मुसलमान ने अपना राजनीतिक क़यादत किसी हिंदू को माना है, चाहे वो लालू यादव हो, ममता बनर्जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, वीपी सिंह हो, कभी नहीं माना है। लेकिन आप हिंदू मुसलमान करेंगे बैठ के, बड़ा अफसोस होता है मुझे। चलिए, इस बीच जादी साहब आपके लिए एक बड़ी खबर आ रही है, सुनिए। जादी साहब, कहीं आपकी चिंता बढ़ाना दें ये खबर, सुनिए, बड़ी खबर है। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया है। सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है, कांग्रेस ने एक समिति का गठबंधन किया है। वाम मोर्चा के साथ कांग्रेस की ये समिति अब बात करेगी। तो जादी साहब, आप लोग एक तो अकेले चुनाव में नहीं जा पा रहे हैं और जिसके साथ जा रहे हैं वहां भी सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया है। ये तो आपकी पोजीशन कमजोर नहीं करेगा इलेक्शन में? ऐसा नहीं है मेरे मित्र, कम्युनिस्ट पार्टी के तो ख्वाब में, आरएसएस वाले ख्वाब में कम्युनिस्ट नजर आते हैं। ये जो दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, आपको लाल झंडे नजर नहीं आ रहे। किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा सड़कों पर कौन नजर आता है? लेकिन राजनीति कौन नजर आता है? बताइए, आप बताइए कौन नजर आता है सर? कौन नजर आता है? उसमें क्या है? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं वहां पर। आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम ममता बनर्जी से या किसी जादी साहब, कौन बैठा है? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं वहां पर? हमें तो लगता है किसान बैठे हैं। देख, किसान बैठे हैं, क्या मैं किसान नहीं हूं? क्या ये शिक्षा के ऊपर आंदोलन करने वाले किसान बच्चों के साथ खड़े होना गलत बात है? किसानों के साथ खड़ा होना गलत बात है? बिल्कुल गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर पॉलिटिकल रोटी सेकना तो सही नहीं है जादी साहब। किसान के मुद्दे पर आप वहां पर उनके साथ बैठकर धरना दे रहे होते तो बिल्कुल मैं मानता कि आप वहां पर बैठे और उनके साथ धरना दे रहे हैं, लेकिन आप बैठकर किसानों के मुद्दे पर अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकिए तो फिर नहीं मानेंगे कि आप किसान हैं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो फिर मानेंगे कि आप अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। हमने आज तक किसी आंदोलन में, सुन लीजिए, हमने आज तक किसी आंदोलन में सियासी रोटियां नहीं सेकी, लेकिन क्या बेरोजगारी का मसला हो, मिनिमम वेज का मसला हो, तो ये बंगाल में नहीं है दिखता क्या आपको? मसला हो या किसान के एमएसपी का मसला हो, बंगाल में नहीं है ये। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए जादी साहब, आपने बार बार एमएसपी की बात, मुझे नहीं जादी साहब, मुझे एक बात बताइए, बंगाल में कितना धान एमएसपी पे खरीदा जाता है, कितना गेहूं एमएसपी पे खरीदा जाता है, और 6,000 रुपए अगर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के किसानों को दे रही है तो क्या उनको ये समझ में नहीं आता कि वो किसानों को समझ में नहीं आएगा? क्या उनके फायदे की बात नहीं है ये? मेरे मित्र आप 20 रुपए लीटर का पानी पी के 17 रुपए प्रतिदिन किसान को दे के कहते हो कि यह सम्मान निधि है। अफसोस होता है, केरल के किसान की बात करोगे 2700 रुपए प्रति। अरे इतना ही अच्छा केरल मॉडल होता तो आपको दूसरे देशों के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं जनता अपना लेती? इतना ही अच्छा मॉडल होता केरल का तो क्यों नहीं आपको दूसरे केरल से लगे राज्यों में आपको जीत मिल जाती? क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में आप 10 साल से सत्ता में आ रहे? इतना ही अच्छा अगर आपका मॉडल था तो। अर्पिता घोष, आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल के किसान को भी पैसे चाहिए? हमारा मुकाबला तो आ रहे मिल रहा है। ममता बनर्जी ने हमारे यहाँ पे किसानों के लिए बहुत कुछ किए हैं, और जो है आप यहाँ के किसानों से बात कर लीजिए और देख लीजिए आप लोग, क्योंकि दीदी ने किसानों के लिए अलग से बात की मैम, बात की और उन्होंने कहा कि हमें पैसे चाहिए। 22 लाख किसानों ने पश्चिम बंगाल से रजिस्टर करा रखा है कि उनको सम्मान निधि चाहिए। 70 लाख किसानों में से 22 लाख किसान है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है कि उनको वो 6,000 रुपए चाहिए, लेकिन सरकार नहीं देने दे रही पश्चिम बंगाल की। आपको शायद पता नहीं है, पता नहीं आप किससे बात कर रही हैं मैम? किसान जो है उनके लिए दीदी बहुत कुछ किया है, फिर भी जो ये जो सम्मान निधि किया होता तो वो किसान रजिस्ट्रेशन क्यों कराते कि हाँ हमें पैसा चाहिए? बहुत शुक्रिया मैम, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया, माफ कीजिए आपको समय नहीं दे पाऊंगा आगे बोलने के लिए, लेकिन 22 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन ही अपने आप में जवाब देता है कि उनको पैसा चाहिए वो क्या नहीं चाहिए। सवाल है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में क्या असली मुद्दे आएंगे या इन्हीं मुद्दों पर बात होती रहेगी? फिलहाल अड़ी में इतना ही। TV9 भारतवर्ष पर खबरें लगातार जारी रहेंगी।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।